कक्षा 10 का ये सेट नंबर 822 आईए 2024 का गणित का है। तो मैं जो है इसके 2 वीडियो बना चुका हूँ। एक बहुविकल्पी का वीडियो है प्लेलिस्ट में, और एक वीडियो प्रश्न नंबर 21 के हैं जो का खा गा घा अंगा चा तक लिखा हुआ है, और समझाया हूँ वीडियो में। तो 2 वीडियो पहले से हैं 822 सेट आईए के 2024 का पेपर है ये, और ये तीसरा वीडियो है। तो जो है 2 वीडियो पहले प्लेलिस्ट में जा कर के देख लें। चैनल का नाम है बीएस एजुकेटर, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। लाइक कर देंगे तो हमारा मनोबल बढ़ता है कि आगे इसी तरह जो है गणित को समझाते रहें। तो ये जो है 22 का नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है। बारंबारता 6, 11, 21, 23 और 14 दी हुई है ये बारंबारता, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आइए इस प्रश्न को देखते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है अंशाल पेपर, वो मैं पहले बता चुका हूँ जो पूरा लिखा ऊपर है। 22 का नंबर है। वर्ग अंतराल आइए क्या है, बारंबारता दी है। तो जब ये किस तरह का आंकड़ा है, ये हमारा वर्गीकृत आंकड़ा है। वर्गीकृत आंकड़ा है क्योंकि वर्ग अंतराल दिया हुआ है। तो बहुलक निकालना है इसमें। तो इसमें सबसे पहले देखिए क्या देखते हैं कि बारंबारता सबसे बड़ी कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बारंबारता 23 है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पर 23 है। तो ये जो है हो जाएगा बहुलक वर्ग, इसका हो जाएगा बहुलक वर्ग 30, 40 वर्ग अंतराल का बहुलक वर्ग हो जाएगा 30, 40, और सबसे बड़ी बारंबारता हमारी 23 है। तो ये हो जाएगा ये। तो सूत्र होता है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 या F0 भी बोलते हैं इसको, अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H, जहाँ L1 क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न बारंबारता। तो बहुलक वर्ग का निम्न वर्ग अंतराल। तो निम्न वर्ग अंतराल यहाँ पर क्या है 30। तो ये हो जाएगा L1 का मान हो जाएगा 30, और F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है 23। तो ये हो जाएगा F1, और F0 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। तो इसके ठीक पहले बारंबारता क्या है 21। तो ये हो जाएगा F2 हो जाएगा 21, और इसके बाद F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। तो ये बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता 14 है। तो इसका मान हो जाएगा F2। और H यहाँ पर, H का मतलब ये है कि ये वर्ग अंतराल की इनका अंतर कितना है। 10 में से 0 घटाएंगे 10, 20 में से 10 घटाएंगे 10, ये सब, और अंतर इनका 10 का है। तो H का मान हो जाएगा यहाँ पर हमारा 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रश्न में रख देंगे सूत्र में ये। तो L1 का मान कितना है 30, प्लस F1 का मान कितना है हमारा 23, माइनस F0 का मान है एक मिनट, बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है, जो वर्ग अंतराल होगा हमारा वो। तो ये F1 हो गया। F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले, ये F0 है यहाँ पे, F0। तो F0 का मान कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, बटे 2 गुणे F1 का मान 23 है, माइनस F0 का मान 21 है, माइनस F2 का मान कितना है 14 है। कोष्टक बंद कर दीजिए, गुणे H का मान कितना है 10। अब इसको हम हल कर लेंगे। तो यह हमारा हो जाएगा 30 प्लस 23 में से 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, 23 दूनी 46, गुणा कर देंगे, माइनस 21 माइनस 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 35 हो जाएगा, ठीक है, गुणे 10। ये हो जाएगा 30 प्लस 2 बटे 46 में से 35 घटाएंगे तो 6 में से 5 गया 1, अब 4 में से 3 गया 1, अब गुणे 10। ये हो जाएगा 30 प्लस 10 दूनी 20 और बटे 11 से भाग दे देंगे 20 में। तो ये हो जाएगा 11 1 के 11, 20 में से 11 गया 9, दशमलव लगा दिया, 9 में 0 बढ़ा दिया, 90 बन गया। तो 11 8 88,
90 में से 88 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 में 0 बढ़ा देंगे बन जाएगा 20, क्योंकि दशमलव लगा चुके हैं। फिर 11 1 के 11, फिर इसी तरह 8 1 8 1 8 1 आता रहेगा, तो हम 1.81 लिख लेते हैं। 30 में 1.81 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 31.81। ये हमारा हो गया आंसर बहुलक, ठीक है ना। तो ये प्रश्न 21वें का हल है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 22वें का खा नंबर। तो अगला खा नंबर है प्रश्न हमारा सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, ठीक है ना। हमें सिद्ध करना है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो खा नंबर का प्रश्न है हमारा, देखिए एक वृत्त है इस तरह, माना वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है और वृत्त का केंद्र मान लेते हैं O है। बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, बाहर से वृत्त के बाहर से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो माना इन स्पर्श रेखाओं का नाम PQ और PR है, ठीक है ना। हमें सिद्ध करना है, देखिए हम यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर। तो हमारा वृत्त दिया है, वृत्त COR, C का मतलब सर्किल, O का मतलब केंद्र, R का मतलब वृत्त की त्रिज्या माना स्मॉल r है। वृत्त COR में बाह्य बिंदु, बोर्ड परीक्षा में जैसे लिखना है वैसे बता रहा हूँ, बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हैं, PQ तथा PR सिद्ध करना है हमें। ये हमारा दिया है, हो गया, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है PQ बराबर PR, ये सिद्ध करना है हमें, PQ बराबर PR सिद्ध करना है प्रश्न में, ठीक है ना। हम रचना कर देंगे, रचना क्या कर देंगे, O को R से और O को Q से मिलाया, OR तथा OQ को क्या किया, मिलाया, ये ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे। अब हम हल देखेंगे, या उपपत्ति प्रमेय में लिखी जाती है, ये हल देखेंगे। हाँ एक और है, OP को भी मिलाया, OP को भी मिलाया, ये ऐसे, तो OP को भी मिला दो यहाँ से, ऐसे इस तरह मिला दो। तो हल में जो है यहाँ हमारे 2 त्रिभुज बन गए। हल में देखेंगे कौन कौन से त्रिभुज OQP तथा त्रिभुज ORP में, दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांग सम सिद्ध कर दें, OQP को ORP को सर्वांग सम सिद्ध कर दें, तो ये दोनों भुजाओं जो स्पर्श रेखा हैं बराबर हो जाएंगे। तो देखिए ये कोण 90 और ये भी 90, क्यों, पहली बात तो OR OQ बराबर है, OR बराबर OQ, चूँकि क्या है, दोनों त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए क्या होंगी, बराबर होंगी। तो एक एक रेखा बराबर हो गई। इसके बाद कोण OQP बराबर कोण ORP, क्यों बराबर है दोनों कोण, चूँकि प्रत्येक कितने अंश के हैं, 90 अंश के। क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो एक कोण बराबर हो गए, एक भुजा बराबर हो गई। और OP बराबर OP, चूँकि क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब त्रिभुज OQP
और त्रिभुज ओ आर पी दोनों में ओ पी रेखा शामिल है तो उभयनिष्ठ है। तो तीन चीज़ें सर्वांग समता के लिए क्या चाहिए? तीन चीज़ें, दो भुजा एक कोण या तीनों भुजाएं संगत त्रिभुज में बराबर हों या दो कोण बराबर हों एक भुजा बराबर हो। तो यहाँ पर हमारी दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड प्रमेय से त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांग सम त्रिभुज ओ आर पी जब सर्वांग सम है इसलिए भुजा पी क्यू बराबर भुजा पी आर, अर्थात यही हमें सिद्ध करना था। नीचे भाषा में लिखेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखेंगे। अर्थात वृत्त के किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। यहाँ पर लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से जो है ये ख नंबर का प्रश्न हो गया। ठीक है, अगला ग नंबर का प्रश्न है। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। सिद्ध कीजिए CA स्क्वायर बराबर CB गुणे CD। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज ग नंबर का प्रश्न है। एक त्रिभुज है हमारा इस तरह का, किसी तरह का भी बना ले, हमें इससे मतलब नहीं है। ABC त्रिभुज है। भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। भुजा BC पर एक बिंदु D है हमारा, किस प्रकार से स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु D स्थित है BC भुजा पर, A को D से मिला देते हैं इस तरह। तो यहाँ पर दिया है, दिया पर लिख देते हैं जो दिया है, कोण ADC बराबर कोण BAC। मतलब कोण ADC ये वाला कोण और ये पूरा कोण A दोनों क्या है? आपस में बराबर है। ठीक है ना, ये हमारा दिया है। सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? CA स्क्वायर बराबर CB गुणे CD। मतलब इस भुजा का स्क्वायर गुणे CB ये आधार वाली गुणे CD ये छोटी वाली भुजा, इस तरह ये सिद्ध करना है। तो हाल में हम लिखेंगे, देखिए दो त्रिभुज यहाँ पर बन गए। ठीक है ना, एक त्रिभुज ADC और एक त्रिभुज ABC। एक बड़े वाले त्रिभुज मिलेंगे, एक ADC मिलेंगे। हालांकि त्रिभुज ABD भी बन रहा है ये वाला, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में, ठीक है ना, अगर इन दोनों त्रिभुजों में जिनको हम लिए हैं समरूप सिद्ध कर दे तो ये हमारा जो सिद्ध करना है वो सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए दोनों त्रिभुजों में ध्यान से देखिए, कोण ADC बराबर कोण BAC ये क्या है? दिया है। ये हमारा प्रश्न में ही दिया है। तो एक कोण तो बराबर हो गए। ये त्रिभुज ABC बड़े वाले में और त्रिभुज ADC में कोण A कोण D के बराबर है। तथा दूसरा कोण क्या? कोण C बराबर कोण C क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। क्योंकि ये जो कोण C है हमारा ये वाला ABC बड़े वाले त्रिभुज में भी है और ADC छोटे वाले त्रिभुज में भी कोण C है। तो इसलिए ये कोण दोनों त्रिभुजों में है, इन दोनों में। अब हमें समरूपता के लिए क्या चाहिए? दो त्रिभुजों को समरूप होने के लिए कम से कम उनके दो संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो ये दो संगत कोण हमने बराबर दिखा दिया। इसलिए
त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी सी, दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हमें जिस जिस भुजा की ज़रूरत है उसको हम ले लेते हैं, जो हमें सिद्ध करना है उन्हीं भुजाओं को ले लेंगे तो सिद्ध हो जाएगा प्रश्न हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है बड़े वाले त्रिभुज में ए सी बटे सी बी, ए सी बटे सी बी, ए सी भी है या सी ए और सी बी भी है, ठीक है ना, बराबर छोटे वाले त्रिभुज में सी डी बटे ए सी। ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है अगर दो त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाए, ठीक है ना। अब इनका कर देंगे तिर्यक गुणा, तो इधर ए सी का ए सी में और सी बी का सी डी में, तो ए सी गुणे ए सी बराबर सी बी गुणे सी डी। ए सी का ए सी में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी बी इंटू सी डी। ए सी को हम सी ए भी लिख सकते हैं, प्रश्न में कह रहा था। तो सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुणे सी डी। हमारा प्रश्न यही सिद्ध करना था प्रश्न को, तो ये हमारा सवाल प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इस तरह से ये प्रश्न नंबर 22वें का ग नंबर हो गया। अगला है सवाल, नोट कर लें ये वाला। अगला घ नंबर है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल। संख्या कितने अंकों की है? 2 अंकों की। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये द्विचर रैखिक समीकरण का सवाल है, ठीक है ना, कक्षा 10 का। तो अगला घ नंबर है, माना संख्या के इकाई का अंक यक्स तथा दहाई का अंक वाई है, ऐसा मान लेते हैं। इसलिए संख्या हमारी क्या हो जाएगी, हमने इकाई का अंक यक्स माना है और दहाई का अंक वाई माना है, तो इकाई का अंक क्या माने हैं एक्स और दहाई का अंक क्या माने हैं वाई, ठीक है ना। तो इकाई का अंक यक्स लिख दिया और दहाई के अंक में 10 का गुणा कर दिया 10 वाई और जोड़ दिया, तो संख्या हमारी बन जाएगी, मतलब 10 वाई धन एक्स, ये हमारी बन गई संख्या। अब प्रश्नानुसार कहता है संख्या के अंकों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है 9। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो हम कर देंगे x प्लस वाई बराबर कितना 9। ये हमारा पहला समीकरण बन गया, ठीक है ना। तथा दूसरे समीकरण के लिए क्या करना है, दूसरे समीकरण के लिए कह रहा है प्रश्न हमारा, इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या बनी हमारी 10 वाई धन यक्स, इस संख्या के कितना 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अगर इसके अंकों को पलट दे तो नई संख्या बनेगी, तो जो संख्या बनेगी बनी संख्या का 2 गुना है। ये जो हमारी संख्या है 10 वाई धन यक्स, इसका 9 गुना, 9 का गुणा करिए, इसके अंकों को पलट दें, मतलब इकाई वाले की जगह दहाई वाला, दहाई वाले की जगह इकाई जगह, तो नई संख्या क्या बन जाएगी 10x धन वाई। तो ये जो नई संख्या बनी है इसका कितना 2 गुना, आपस में क्या है बराबर है, तो इसको हल कर लेंगे तो दूसरा समीकरण बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 9 में से 10 वाई धन x का गुणा करिए तो 90 वाई प्लस का 9x बराबर, ठीक है ना, 90 वाई प्लस 9x बराबर 2 का गुणा 10x धन 2, 10x धन वाई में करेंगे तो 10 दूनी 20x धन का 2 वाई। इनको उठा के इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 9x और 20x इधर लाइए, या तो चाहे ऐसा कर लीजिए 90 वाई इधर है 90 वाई और 2 वाई इधर लाइए तो ऋण का 2 वाई बराबर 20x इधर है
9x को इधर ले आइए दाहिनी तरफ, तो 9x। 90 में से 2 घटाइए 88y बराबर 20 में से 9 घटाइए 11x। ठीक है ना। 11 इसको बटे में ले आइए 88 के, गुणे में है x के, तो 11 8 88, अर्थात x बराबर कितना हो गया, x बराबर 8y। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है ना। एक बार पूरा सवाल देख लें यहाँ से, ये घ नंबर का प्रश्न है, यहाँ से ये लगा है, नोट कर लीजिए। ठीक है ना। अब इसके बाद आगे यहाँ आइए, तो समीकरण 1 में हम x का मान 8y रख देते हैं। तो हम कौन सी विधि लगाने जा रहे हैं, विलोपन। समीकरण 1 में x बराबर 8y रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा था x धन y बराबर 9, x की जगह 8y लिखना है, तो 8y धन का y बराबर 9। 8y में एक y जोड़ेंगे तो 9y आएगा, 9y बराबर 9, इम्प्लाइज दैट 9 बटे में आ जाएगा इसके, तो 9 से 9 कटेगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 1। ठीक है। y का मान 1 आ गया, y का मान उठा के समीकरण 1 में 2 में रख देते हैं तो x का मान आ जाएगा। भाषा लिखेंगे यहाँ पर, ये पिछले प्रश्न का इधर, समीकरण 2 में y बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा था x बराबर 8 गुणे y, तो y की जगह 1 रख दीजिए, तो x बराबर कितना 8। कह रहा संख्या ज्ञात करिए, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमने कितनी बनाई थी शुरू में, ये संख्या बनाई थी 10y धन x, तो ये संख्या हो जाएगी हमारी, इसलिए संख्या बराबर हो जाएगी 10 गुणे y का मान 1 धन x का मान 8। 10 में से 1 का गुणा करेंगे 10, और 10 में 8 जोड़ेंगे कितना 18, तो वह संख्या हमारी कितनी है 18 है। यही हमारा उत्तर हो गया, आंसर हो गया। प्रश्न को नोट कर लें। इसके बाद अगला है अंगा नंबर है प्रश्न। ठीक है। कह रहा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर ऋण 5x धन का 3 बराबर 0 को हल करिए। तो बहुत सरल सवाल है, देखो 4 नंबर में ये प्रश्न आया है। ठीक है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, गुणनखंड द्वारा कर लीजिए या श्रीधराचार्य का सूत्र लगा दीजिए, दोनों में से जिस भी से करना हो कर लीजिए। तो द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3। चलिए गुणनखंड 20 से ही कर लेते हैं। क्या करते हैं, x स्क्वायर का गुणांक अचर पद का गुणा करते हैं, तो 2 तिहाई 6, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है। अच्छा ध्यान दे लीजिए गुणनखंड से होगा भी कि नहीं होगा, तो 2 तिहाई 6, 3 की जगह प्लस, 2x स्क्वायर की भी पहले प्लस है, तो जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 5, नहीं जोड़ने पर, हाँ सही आ रहा है, 2 तिहाई 6, 2 में से 3 या 3 में से 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, हो रहा है। ठीक है ना। तो 2x स्क्वायर 5 लाना है, तो ये माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 3 इक्वल कितना 0। अब दो पदों में, शुरू के 2 अंत के 2 पदों में क्या ले लेना है कामन, तो इन दोनों में कामन क्या है, इन दोनों में कामन है 2x, तो x माइनस 1 बच जाएगा। इन दोनों में कामन क्या है माइनस का 3, तो x माइनस 1 बराबर 0। ये हमारा ब्रैकेट के अंदर जो बचता है ना x माइनस 1 x में, ये सेम बचना चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब हमारा गुणनखंड गलत है। अब इन दोनों पदों में क्या कामन है, x माइनस 1 बाहर कामन है, तो 2x माइनस 3 ये हो जाएगा। अब जब ये दो गुणनखंड इस तरह के बन जाएं ब्रैकेट में, तो पहला नंबर यदि करके और दूसरा भी यदि करके ऐसे ले लेना है। एक यदि x माइनस 1 बराबर 0 इम्प्लाइज दैट आगे लिख देते हैं, तो x बराबर 1, तो x का पहला मान कितना हो गया 1। दूसरा नंबर यदि 2x माइनस 3 इक्वल 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2, ये हमारा x का दूसरा मान हो गया। चूँकि हमारा समीकरण क्या था द्विघात समीकरण, तो जितने घात का जो समीकरण होता है x के उतने ही मान आते हैं।
तो यक्स के यहाँ दो मान हमारे यक्स बराबर 1, यक्स बराबर 3/2 आ गया यक्स के दो मान। यक्स के मान ही क्या कहलाते हैं, मूल या शून्य कहलाते हैं। तो हमारा आंसर हो गया यक्स बराबर 1, 3/2। ये हमारा आंसर हो गया, यक्स के मान हल हो गया है प्रश्न। 22वें का अंतिम 4 नंबर का प्रश्न है, देखिए। यदि एक बगीचे की परिमाप 120 मीटर और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है। कौन 2 गुना है, लंबाई चौड़ाई से। यदि लंबाई 100 मीटर है तो चौड़ाई 50 मीटर है, इस तरह। तो हम मान लेंगे, माना बगीचे की चौड़ाई x मीटर है, x मीटर, इसलिए लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, 2x मीटर हो जाएगी। लंबाई दुगना है ना चौड़ाई से। ये इस तरह से परिमाप दिया है 120 मीटर, ठीक है ना। एक बगीचे का परिमाप दिया है 120 मीटर और क्षेत्रफल हमारा कितना दिया है, 800 मीटर स्क्वायर। परिमाप कितना है, चूँकि लंबाई चौड़ाई में दिया है तो हमारा ये बगीचा आयताकार होगा, ठीक है ना। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है। तो परिमाप 120 दिया है पहले से, तो 2 गुणे लंबाई का मान कितना है, 2x, और धन चौड़ाई का मान कितना है, चौड़ाई का मान x है। तो 2x में x जोड़ेंगे कितना, 3x, तो 2 गुणे 3x 120 इधर हो जाएगा, और 2 3 6, तो 6x इधर रख सकते हैं, 120 इधर। ये तो इतने से ही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर 120/6, तो x बराबर 6 दूनी 12 भाग जाए लब्धिम शिखर, अर्थात चौड़ाई कितनी हो गई, क्योंकि चौड़ाई को ही हम माने थे, चौड़ाई हो गई 20 मीटर। तो ये क्या हो गई, चौड़ाई बगीचे की, और लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हमने 2x माना था, तो लंबाई हो जाएगी 2 गुणे x का मान कितना है 20, तो 20 दूनी 40 मीटर। तो इस तरह से आंसर हो गया, बगीचे की लंबाई हमारी, आंसर हो गया लंबाई हो गई 40 मीटर और चौड़ाई हो गई 20 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये बगीचे की लंबाई और चौड़ाई हो गई। ये प्रश्न बहुत सरल था। और ये देखिए, या तो चूँकि परिमाप दिया था तो हमने परिमाप से ही निकाल दिया। प्रश्न एक बार और देख लीजिए, परिमाप भी दिया है, क्षेत्रफल भी दिया है, या तो परिमाप लगा दीजिए सूत्र, या तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई लगा दीजिए, उससे भी आ जाएगा। तो दोनों में से कोई एक लगा देना है तो आ जाएगा प्रश्न का उत्तर। ये भ्रम के लिए 2 राशियाँ दिया है, परिमाप और क्षेत्रफल, दोनों में से कोई एक लगा लेना है, ठीक है।